कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंसी आईबीसी जैसी प्रोसीडिंग्स के अंदर जाती है तो काफी सारी चीजें टाइम टू टाइम डिस्क्लोज होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली जेपी एसोसिएट्स के साथ भी यही चीजें हुई। 2024 में कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाना शुरू हुई और धीरे धीरे सब चीजें करके आगे जाकर के डिस्क्लोज हुई है। जैसे हम बात करें टाइम की कि भैया शुरुआत में ये बात हुई कि भैया लेंडर से कुछ समय मांगा जाए, कुछ अमाउंट हम पे कर देंगे इतने टाइम पीरियड के अंदर और कुछ अमाउंट हमारा बच जाएगा, उसके लिए हमें समय दे दिया जाए। तो ये सब चीजें आपकी जेपी एसोसिएट्स के अंदर हुई और हम काफी टाइम से डिस्कशन भी हमने बहुत सारा किया है जेपी एसोसिएट को लेकर के, क्योंकि देखो हम इसमें कभी भी ये नहीं कह सकते कि भैया ऐसा ही होगा। जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी आईबीसी प्रोसीडिंग्स के अंदर जाती है, बिडिंग के बाद जो भी एक्वायरर निकलता है एट द एंड, ध्यान से सुनना, जो भी एक्वायरर एट द एंड निकलता है, मतलब कि जो भी उसका एक्विजिशन कर लेगा बाद में, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस एंटिटी पे, उस कॉर्पोरेट कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो उस पर्टिकुलर जिसको उसने खरीदा है उसका वो क्या करना चाहता है। क्या उसके एसेट्स को वो अपने ही बिजनेस के अंदर लगाएगा, क्या उसको वो लिस्टेड रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। ये बहुत सारी चीजें होती हैं और इसके लिए मैं लगभग आपके साथ 15-10 वीडियोस ले चुका हूं शायद से जेपी एसोसिएट्स पर, इस चैनल पर, जहां पे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि भैया सीसीआई के अप्रूवल्स के बाद में क्या पॉसिबिलिटीज है और इंसॉल्वेंसी के बाद क्या होता है। इसको लेकर के मैंने आपके साथ काफी सारी रिपोर्ट्स, मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स रही हो या फिर बहुत सा गूगल रिसर्च, जो भी चीजें थी मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर ले लिया था। इंसॉल्वेंसी के बाद क्या होता है इसको लेकर के, ठीक है। आपको पता है कि आप जेपी एसोसिएट में से मंडे टू मंडे ही ट्रेड कर रहे हो। अब वो आगे कितना ट्रेड होगा या नहीं होगा, इस पर कोई अभी जवाब नहीं दे सकते आप लोग, ना ही मैं दे सकता हूं। ये कंपनी का मैटर है, कंपनी जवाब देगी कि वो क्या चाहती है, वो क्या किस तरह से आगे काम करना चाहती है इसके अंदर जिसको वो एक्वायर कर चुकी है। अब इंसॉल्वेंसी के बाद जितनी भी चीजें होती हैं, वैसे मैं आपके साथ पिछले वीडियोस के अंदर काफी चीजें डिस्कस कर चुका हूं, बट कोई बात नहीं, और चीजें यहां पर समझेंगे। वेदांता ने अडानी को यहां पर पीछे छोड़ा बैंक करप्ट जेपी एसोसिएट्स को एक्वायर करने में, बट हर्डल्स अभी भी है। हर्डल्स क्या है? हर्डल्स में इतने ही है कि भैया जितना जो पैसा जेपी एसोसिएट से लिया है वो लेंडर्स का क्या, वो लेंडर्स को भी तो चाहिए भैया कुछ ना कुछ। तो क्या होगा अब आगे जाकर के, ये एक बड़ा सवाल यहां पर हो जाता है कि भैया जो लेंडर्स का पैसा थोड़ा सा भी बचा है वो कब चुकाया जाएगा, कैसे, कौन चुकाएगा। तो ये सब चीजें भी अभी आपकी आती हैं। बैड न्यूज फॉर गौतम अडानी एज दिस कंपनी मर्जेस टॉप बिडर, जो कि वेदांता है, इन क्लोजली कॉन्टेस्टेड बैटल टू विन बिड फॉर जेपी एसोसिएट। तो भैया खबरें, आर्टिकल्स इस तरह के आपको बहुत से मिलेंगे और पिछले 5 वीडियोस पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। मार्क करना इस चीज को, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि एक बार आपकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है उसके बाद क्या क्या चीजें रहेंगी, ठीक है। इसको लेकर के मैंने आपके साथ पिछले वीडियो के अंदर काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, प्लीज उसको जाकर के जरूर चेकआउट कर लेना। तो आर्टिकल्स काफी सारे निकले हैं। और हाँ, एक चीज और डिस्कस करी थी हमने कि जब भी आप इंसॉल्वेंसी आईबीसी में जाते हो तो आप ये मत देखो कि भैया अब उसको कौन एक्वायर करेगा, क्योंकि इस तरह के बहुत कमेंट्स थे और अभी भी आएंगे, मुझे पता है कि भैया अडानी ले लेगा तो फिर भैया फिर क्या करेगा अडानी, जेपी एसोसिएट्स के जितने भी एसेट्स है ना उसको अपने बिजनेस में लगा देगा और जेपी एसोसिएट 200-500 इस तरह की बहुत चीजें थी, ठीक है। अभी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पर भी आएंगे, और तो जेपी पावर पे मैं कल भी मैंने वीडियो लिया था और काफी दिनों से मैं जेपी पावर पर आप लोगों के साथ चीजें डिस्कस कर ही रहा हूं। तो जेपी एसोसिएट्स ने एक पब्लिकेशन, मतलब कि एक क्लेरिफिकेशन नोट दिया है, यहां पर आपको मिल जाएगा, ये एनएच में मिल जाएगा या फिर आप स्क्रीन पर जाकर के देख सकते हो इसको, ठीक है। इसमें आपको चेक करना है क्लॉज 16G ऑफ पैरा ए पार्ट ए शेड्यूल 3 सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये चीज आपको दिख जाएगी, जो डिस्क्लोजर्स होते हैं इसमें आपको वो देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहो तो इस पैराग्राफ पढ़ सकते हो। यहाँ पर योर शेयर्स क्या होता है, यहाँ पर कोई भी डील हो जाती है जब फाइनलाइज, योर शेयर्स विल ईदर बी पेड आउट कन्वर्टेड टू अनदर स्टॉक, जो कंपनी चाहे। तभी मैंने आपके साथ वीडियो की शुरुआत में बताया कि ऐसा नहीं है कि हमें मालूम है कि अब क्या हो जाएगा, नहीं, ये चीज कंपनी के हाथ में, आपको कोई नहीं बता सकता कि आगे क्या होगा। इस पर दुख जताओ, रो या कुछ भी करो, हंसो खेलो, कुछ भी करो, लेकिन ये आपको कोई नहीं बता सकता जब तक कंपनी डिसाइड ना कर दे। तभी कहते हैं कि इंसॉल्वेंसी कंपनी से हमेशा दूर रहना चाहिए। अभी रिसेंटली एक कंपनी जिसने इरेडा ने जिसके ऊपर इंसॉल्वेंसी का डाला था, शायद वो भी डिलिस्ट हुई है मार्केट के अंदर, चेकआउट करना उसको भी जरूर जाकर के, ठीक है।
तो योर शेयर्स विल ईदर बी पेड आउट, कन्वर्टेड टू अनदर स्टॉक और रिमेन एज इज, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, वन कॉमन सिनेरियो दैट यू विल सिंपली गेट कैश फॉर योर शेयर्स एंड दो शेयर्स विल देन गो अवे। मतलब कि या तो आप समय से पहले इनको निकाल लो या फिर वो आपके गायब ही हो जाएंगे। आपको पता होगा काफी सारी कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंदर जाती हैं तो डीलिस्टिंग हो जाती है, या फिर वो कंपनी अगर चाहे तो उसको आगे एज इट इज चलने देती है। वो कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये आपको जवाब कोई नहीं दे सकता कि भैया कंपनी क्या समझती है, क्या कंपनी चाहती है। तो 16G क्लॉज शेड्यूल 3 पार्ट ए सेबी का अगर आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। डिस्क्लोजर जो भी होते हैं, ट्रांसपेरेंसी जो रखनी होती है, उसके बारे में कंपनी ने यहां पर मेंशन किया है। फोकस ऑन नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज के बारे में यहां पर आपको दिख जाएगा इस क्लॉज के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ये सब आपका 16G के अंदर आता है, पार्ट ए शेड्यूल 3। अब आते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिट पे। तो जेपी पावर वेंचर्स लिमिट पे सीसीपी का कन्वर्जन जो है अभी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो 2019 में डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो लेंडर्स आए थे जेपी पावर वेंचर्स लिमिट में, अब आपको वही नाम वापस देखने को मिलेंगे जो नाम आपके जेपी एसोसिएट्स के अंदर आए थे बिडिंग के लिए। ठीक है, जैसे अदानी पावर आपको देखने को मिलेगा, दालमिया देखने को मिल जाएगा, वेदांता देखने को मिल जाएगा, और कुछ और नाम भी है जो कि 24% का स्टेक के बारे में यहाँ पर इंसॉल्वेंसी पूरी बातचीत अभी यहाँ पर जेपी पावर पे कुछ इस तरह की है। इस पर मैं आपके साथ कल भी वीडियो ले चुका हूं, एक महीने पहले वाला वीडियो भी आप देख लोगे तो उसमें ज्यादा अच्छी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि तब पहली बार खबर आई थी जेपी एसोसिएट्स के सीसीपी को रिलेटेड। ठीक है, एक महीने पहले वाले वीडियो के अंदर अगर आप चाहो तो वहां भी देख लेना, वरना कल के वीडियो में भी हमने काफी सारी डिस्कशन कर ली थी। अब एक चीज और आती है कि कमेंट मेरे पास एक और आया था, ऑल्दो मैं उस कमेंट को हाईलाइट भी कर चुका आपके सामने पिछले वीडियोस के अंदर, कि जेपी पावर भी अडानी का हो जाए, मतलब जो भी जेपी एसोसिएट्स को एक्वायर कर लेगा उसी का ही जेपी पावर भी हो जाएगा, इस तरह का कमेंट था वो। तो ऐसा नहीं होता। कंपनी ने कितने लगभग 1 साल से ऊपर ही हो चुका है अब तो, जेपी पावर ने क्लियर कट मेंशन किया था कि भैया दोनों एंटिटी अलग है, दोनों के फाइनेंशियल बिजनेसेस अलग है। ठीक है, तो अगर कोई प्रमोटर ग्रुप किसी पर्टिकुलर ग्रुप का या फिर कहें कि उसकी पर्टिकुलर किसी और एंटिटी का, जैसे जेपी एसोसिएट्स पेरेंट ग्रुप लगा लो, ठीक है, जेपी एसोसिएट्स का जो पेरेंट ग्रुप है वहां पर प्रमोटर होल्डिंग उसकी जेपी पावर के अंदर भी है। ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट ग्रुप है और उसकी एंटिटी है जेपी पावर। तो ऐसा नहीं होता कि भैया अगर जेपी एसोसिएट लुट गया तो भैया जेपी पावर भी लुट जाएगा किसी और कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं होता। वो हाँ, अगर जेपी एसोसिएट चाहे कि भैया उसका जो पैसा है लेंडर्स को चुकाना है वो नहीं चुका पा रहा सिर्फ जेपी एसोसिएट से, तब जेपी एसोसिएट डिसाइड कर सकती है कि भैया जेपी पावर का भी माल यहां पर बेचो, तब ये चीज होती है। इसी वजह से कन्वर्टिबल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है सीसीपीस का। ठीक है, तो ये चीजें होती है जो कंपनीज डिसाइड करती हैं, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते। आप लोगों के काफी कमेंट्स है, इस वजह से मैं ये पॉइंट आपके सामने फिर से रख रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक्वायरर आकर के किसी पेरेंट कंपनी को ले रहा है तो उसकी बाकी एंटिटीज भी उसकी हो जाएंगी। वो उस पेरेंट कंपनी के मालिकों पर डिपेंड करता है कि वो उसको देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। ठीक है, अगर वो देना चाहते हैं वो दे देंगे, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पर ये कमेंट आप लोगों का था कि भैया जेपी पावर भी हो जाएगा जो भी उसको खरीद रहा है। जैसे पहले सबसे पहले चल रहा था अडानी खरीद लेगा, पहले यही चल रहा था, सबसे आगे वही चल रहा था कि अडानी खरीद लेगा भैया, फिर अडानी जेपी पावर के जो भी एसेट्स हैं अडानी पावर में लगा देगा, फिर अडानी पावर भी ग्रो करेगा, जेपी पावर भी ग्रो करेगा। इस तरह की चीजें बहुत चली थी कमेंट सेक्शंस के अंदर। बट फिर वही बात है, जब तक हम अच्छा रिसर्च नहीं करेंगे तब तक हम यही ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे कि भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि भैया रिसर्च हमेशा करो। और इस टाइम पर क्या होता है ना कि हम एक चीज सोचते हैं हमेशा, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो किसी भी कंपनी के अंदर, लॉन्ग टर्म में जाने का मतलब ये नहीं होता कि भैया आप आज बैठे हो और आपको ट्रेन पकड़ दिए 20-30 साल के बाद की या 5 साल, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म में आपको कंपनी की रिसर्च कभी नहीं छोड़नी चाहिए भैया, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई कंपनीज ऐसी हैं मार्केट के अंदर जो लॉन्ग टर्म लेकर के तो आप बैठ जाते हो कि भैया एक हाई प्राइस पर खरीद लिया और नीचे आ गया, अरे भैया कंपनी बहुत बढ़िया, जो भी है लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे इसके अंदर। जबकि जेपी पावर का प्लेज डाटा काफी हाई है, ये भी आपको पता है। जेपी पावर का रिजर्व्स और बोरिंग रेशियो भी काफी टेढ़ा मेढ़ा सा है, ये भी आपको पता है। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म तब तक नहीं बैठ सकते जब तक कंपनी के ऊपर सब चीजें सॉल्व ना हो गई हो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लॉन्ग टर्म के लिए चले तो जाते हैं लेकिन 10-10 साल तक वो स्टॉक, कोई भी स्टॉक, फॉर एग्जांपल ए स्टॉक ले लेते हैं, वो 10-10 साल तक एक ही रेंज पर नीचे गिरे जा रहे, क्या करोगे उस लॉन्ग टर्म का? कुछ नहीं कर सकते।
अपने आप को दिलासा देने वाली बात होती है कि भैया लॉन्ग टर्म ले लिया है, फिर वो कंपनी कभी किसी जमाने में डीलिस्ट हो जाए जा करके, तो फिर क्या फायदा आपके लॉन्ग टर्म का। इससे अच्छा ये है कि बेटर रिसर्च करते चले जाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं इरेडा का, सिर्फ इरेडा का एग्जांपल दूंगा, बाकी के नहीं दूंगा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा या जो भी थे मेरे बाकी के उसके उनके एग्जांपल नहीं दूंगा, अभी सिर्फ इरेडा का लेते हैं। इरेडा मैंने 66 पर लिया, ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का था, मैंने कहा यार लॉन्ग टर्म जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च नहीं छोड़ी, मैंने 66 पे लिया, वो चला गया 90s के आसपास, 80s 90s के आसपास। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे सब चीज अच्छी लग रही है, मैं नहीं यहां से निकलूंगा अभी, ठीक है। फिर वो चला गया 120 200 तक भी गया, उसके ऊपर भी गया, मैंने कहा नहीं यार अभी नहीं। फिर जैसे ही खबरें आनी शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की या फिर आपके रेट कट्स वाली न्यूज जैसे आने लगी सितंबर 2024 के अंदर, तो मैंने कहा नहीं यार अब चीजें थोड़ी सी बिगड़ सकती है मार्केट के अंदर। तो वहां पे मैंने क्या किया, मैंने अपना निकाल लिया, इरेडा मैंने निकाल दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को बीच बीच में चेंज करते हैं। अब आप कहोगे भैया 66 पर अगर तूने लिया था तो आज भी वो अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन उतना नहीं दे रहा जो मेरा सितंबर 2024 तक निकल रहा था, समझ रहे हो। अगर मैं उसको होल्ड करके रखता तो जो मेरे प्रॉफिट्स थे वो मेरे नीचे नीचे की तरफ आने शुरू हो जाते, तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए थी। मैं फिर एंट्री कर लूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एंट्री तब करूंगा फिर से जब मुझे लगेगा कि मार्केट यहां से आने वाले 6-7 महीने काफी स्ट्रांग रहेगा। तो इसको कहते हैं रिसर्च। लॉन्ग टर्म के अंदर भी हमको बार बार अपनी चीजें बदलनी पड़ती हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में।